स्वागत है आप सभी का वंस अगेन। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर कमिंग हियर। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मेक श्योर करिएगा कि लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब मार दीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाकी कंटेंट में मैं कोई कमी नहीं रखूंगी। ऑल द बेस्ट। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा, विच वाइटमिन बिहेव्स एन एंटीऑक्सीडेंट के रूप में। एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कौन सा विटामिन जो है वो बिहेव करता है। पहला ऑप्शन है आपके पास विटामिन ए, सी, डी या फिर बी। सारे लोग बताइएगा ऐसा कौन सा हमारा विटामिन होता है जो कि एंटीऑक्सीडेंट के रूप में बिहेव करता है, प्लीज बताइएगा। और आपको ये भी बताना है प्रोप्राइटरी क्या होता है एंटीऑक्सीडेंट का। भाई एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट इट मीन्स कि हमारी बॉडी में जो भी गंदगी होती है, जो हार्मफुल चीजें होती हैं, वो सब बाहर निकल जाती हैं, है ना, थ्रू एक्सक्रीट कर देते हैं, मतलब है ना, वाया यूरिन एंड वाया क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा कौन सा हमारा ऑक्सीडेंट है, ऐसा कौन सा हमारा ऑक्सीडेंट है जो कि वो करता है। सारे लोग बताइएगा, ए है, सी है, डी है या फिर बी है। सारे के सारे लोग बताएंगे, है ना। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। हाँ, क्या क्या लिख दिया आप लोगों ने, प्लीज बताइए। अननेसेसरी साउंड तो नहीं आ रहा रॉकी भाई? कौन सा एग्जाम है बोलिए मैम, नेटवर्क इशू हो गया था। एनटीपीसी का पेपर है, एनटीपीसी का पेपर है 3 तारीख को, 3 को है और 30 को है ईपीएफओ का। हाँ, हाय राज जी, हेलो गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच। जो अभी भरा था वो वाला है क्या? लग रहा है रॉकी भाई, अभी देखा नहीं मैंने। ठीक है, ऑल द बेस्ट। हाँ, विटामिन सी, बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। विटामिन सी विल बी द राइट आंसर हियर, मतलब हमारा बी नंबर आंसर हो जाएगा। विटामिन सी विल बी द राइट उत्तर हो जाएगा, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट जो होता है वो हमारा विटामिन सी होता है। विटामिन ए का साइंटिफिक नाम विटामिन ए का साइंटिफिक नाम सारे के सारे लोग बताएंगे। विटामिन बी मतलब होता है इससे कौन सा रोग? विटामिन बी से हमें होता है बेरी रोग हो जाता है। यहाँ पे डिसीज की बात करें, बेरी हो जाता है। विटामिन सी की वजह से हमें हो जाता है स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से हमें स्कर्वी हो जाता है ना, स्कर्वी होता है। और विटामिन डी की कमी से हमें हो जाता है, भाई क्या हो जाता है? विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है बच्चों में रिकेट्स हो जाता है ना। थैंक यू सो मच। हाँ, थैंक यू सो मच। हाँ, विटामिन ए रेटिनॉल, बढ़िया दोस्त। हाँ, विटामिन ए को हम कहते हैं रेटिनॉल। और ये आंखों से संबंधित बीमारी है ना, आंखों से संबंधित बीमारी है। राइबोफ्लेविन कहते हैं, हाँ, नाइट ब्लाइंडनेस ड्यू टू विटामिन ए डेफिशिएंसी, बिल्कुल विटामिन ए रेटिनॉल। हाय मिस्टर FFYT जी, हेलो, स्वागत है आपका। हरीश जी, थैंक यू सो मच एवरीवन। हाँ, रिकेट्स होता है विटामिन डी से। सो विटामिन ए से हमें रेटिनॉल मतलब नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, जिसे हम कहते हैं रतौंधी। रात में नहीं दिखता है, दिन में वैसे ही दिखता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है ना। और विटामिन बी की बात करें, बी जो होता है विटामिन बी, इसको हम कहते हैं राइबोफ्लेविन कहते हैं। और इसकी कमी से हमें राइबोफ्लेविन कहते हैं, और इसकी कमी से हमें बेरी रोग हो जाता है। विटामिन सी को हम कहते हैं स्कर्वी, और हमें इसकी कमी से होता है स्किन डिसीज, डर्मा से संबंधित दिक्कत हो जाती है, स्किन में चकत्ते आ जाते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ इश्यूज ना, स्किन से संबंधित दिक्कत होती है। और विटामिन डी की बात करें तो बच्चों में रिकेट्स हो जाता है। और बड़ों में क्या होता है विटामिन डी की कमी से, आप लोगों को बताना है। हाँ, विटामिन बी से बेरी। थैंक यू सो मच। हाँ, विटामिन के जो है उसको हम कहते हैं, उसका साइंटिफिक नेम टोकोफेरॉल, बढ़िया, ठीक है, ओके। दुख दर्द कौन बिहेव बट डिफरेंट है, ठीक है। हाँ, विटामिन सी से स्कर्वी, बढ़िया दोस्त, बढ़िया। सो अगर हम बात करें राइट, बस अभी इतने पढ़ते हैं ना, फिर धीरे धीरे पढ़ेंगे, है ना, ठीक है। हाँ, विटामिन ई टोकोफेरॉल इसका साइंटिफिक नेम है, टोकोफेरॉल साइंटिफिक नेम है। विटामिन ई की कमी से बताइएगा कौन सा रोग होता है विटामिन ई की कमी से? हाँ, ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी हो जाती है, प्लीज याद रखिएगा। ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी हो जाती है बड़ों में विटामिन डी की कमी से। ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोमलेशिया, बिल्कुल रॉकी भाई, दो बीमारी होती है, ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोमलेशिया, ठीक है, दो बीमारी हो जाती है। ऑस्टियोमलेशिया भी लिख देती हूँ, है ना, ऑस्टियोमलेशिया, ठीक है। चलो बस इतना ही बताऊंगी यार, इससे ज्यादा नहीं बताऊंगी। एक में सब कुछ मत जानिए, एक क्वेश्चन में सब मत जानिए। हाँ, चलो ठीक है, ओके। हाँ, हेयर से संबंधित विटामिन ई जो है, हेयर से संबंधित दिक्कत होती है। अगर आपको जवान दिखना है, आपके हेयर अच्छे रहने चाहिए, टकला उकला नहीं हो सामने, तो विटामिन ई की टैबलेट्स लीजिए, विटामिन ई खाइए। और आपको ज्यादा सुंदर दिखना है, विटामिन सी लीजिए, ठीक है। ओके, हाँ, मंद बुद्धि, बढ़िया। हाँ, विटामिन ई जो है, अगर जो गर्भवती महिला होती है, प्रेग्नेंट जो लेडीज होती है, अगर विटामिन ई की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो बच्चे का ब्रेन जो है वो विकसित नहीं होगा, है ना, ठीक है।
हाँ, मंद बुद्धि, बढ़िया बढ़िया FFYT जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सारे लोग बताएंगे। पीवी संधू जी को भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से, मतलब तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण होता है, इनको कब दिया गया था? 2021 में दिया गया है, 22 में, 2018, 2020। पीवी संधू जी के बारे में बताइएगा, थोड़ा सा बता दीजिएगा। और इनको कौन सा अवार्ड मिला है? तीसरा नंबर का अवार्ड। पहला अवार्ड होता है देखिए भारत रत्न, है ना, हाईएस्ट अवार्ड की बात हो रही है, भारत रत्न। दूसरा होता है पद्म विभूषण, विभूषण होता है सेकेंड नंबर पे। तीसरा होता है पद्म भूषण और चौथा होता है हमारा पद्म श्री, है ना, पद्म भूषण और चौथा होता है हमारा पद्म श्री, ठीक है। 4 होते हैं। तो पहले नंबर का ये है, सेकेंड नंबर का पद्म विभूषण है, थर्ड नंबर का ये है और चौथे नंबर का पद्म श्री है, ठीक है। थैंक यू सो मच हरीश जी, बहुत शुक्रिया। अब आप लोग बताइएगा कब इनको दिया गया था। हरीश भाई कह रहे हैं 2021 में, FFYT जी कह रहे हैं 2021 में। सुखविंदर जी बताइएगा। 4 होता है, तो पहले नंबर पे भारत रत्न होता है, दूसरे नंबर पे विभूषण, तीसरे नंबर पे पद्म भूषण और चौथे नंबर पे पद्म श्री। हमारा आंसर जो रहेगा 2021 में दिया गया है, सॉरी 2020 में दिया गया। आई एम सो सॉरी, आप लोग 20 कह रहे हैं ना? नहीं, सुनिए 2020 में दिया गया इनको अवार्ड जो दिया है ना 2020 में मिला है, 2020 में मिला है, याद रखिए 2020 में मिला है दोस्तों, 2020 में, है ना। और ये तीसरा सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है। और पीवी संधू जी बिलोंग करती है फ्रॉम द बैडमिंटन से ये बिलोंग करती है, बैडमिंटन प्लेयर है ना, बैडमिंटन प्लेयर हैं, आप लोग सब जानते हैं इनको, बैडमिंटन प्लेयर हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। और अगर बात करें कॉमनवेल्थ गेम में भी ये वो लेकर आई हैं, कॉमनवेल्थ गेम में भी ये वो लेकर आई हैं, क्या बोलते हैं। बाकी पीवी संधू ने सिल्वर और ब्रॉन्ज लेकर आई थी 2014 में भी और 2018 में भी। सो 2014 और 2018 के कंट्रीब्यूशन को देखते हुए इनको 2020 में अवार्ड दिया गया था। उसके बाद फिर कॉमनवेल्थ गेम हुआ 2022 में, यहाँ पे भी वो मेडल लेकर आई, ठीक है। तो 3 मेडल इंपॉर्टेंट, 2014, 2018 और 2022, पीवी संधू। थैंक यू सो मच, ठीक है, कोई बात नहीं सुखविंदर जी, नो प्रॉब्लम एट ऑल। 2020 विल बी द राइट आंसर हियर। 2020 कहाँ है? चौथे नंबर पे है, डी नंबर पे है। सो 2014 में भी ये लेकर आई हैं मेडल, 2018 में भी लेकर आई हैं और 2020 में। तीनों साल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे दोस्तों, मैं आगे बढ़ जाऊँ, बताइएगा। हाय लक्ष्मण जी, हेलो। हाय मिस्टर लक्ष्मण, हेलो। आप लक्ष्मण मैडम हैं या फिर सर हैं? बता दीजिए प्लीज, क्योंकि मैं आ गई लिखा है आपने। ओके अच्छा, इसका पूरा नेम आया था CET एग्जाम में। ओके रॉकी भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सॉरी ओके सुखविंदर जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। विच मिनिस्टर हैज इनॉग्रेटेड द सिस्मोलॉजी ऑब्जर्वेटरी इन जम्मू एंड कश्मीर ऑन 21 जून 2022? किस केंद्रीय मंत्री ने, सेंट्रल मिनिस्टर हैं, प्लीज याद रखिएगा, मिनिस्टर हैं, 21 जून 2022 को जम्मू और कश्मीर में भूकंप विज्ञान वेधशाला का उद्घाटन किया था? अनुराग ठाकुर जी ने, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी, PM नरेंद्र मोदी या फिर डॉक्टर जितेंद्र सिंह? अगर आपको क्वेश्चन नहीं बनता है, कोई भी क्वेश्चन बड़े बड़े इनाग्रेशन, तो मोदी साहब से चले जाइए। 2014 के बाद अगर हुआ है तो 2014 के बाद हुआ है, क्योंकि 2014 के बाद मोदी गवर्नमेंट आई है ना। तो अगर आपको नहीं आता है किसने इनाग्रेशन किया है, बड़ा काम आएगा, 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, 15,000, 20,000, इससे जो ज़्यादा आएगा तो फिर आप जाइएगा मोदी साहब के साथ। लेकिन अभी इसका बताइए किस केंद्रीय मिनिस्टर थे? अभी बात याद रखिएगा, केंद्रीय मिनिस्टर हैं ये, है ना, सेंट्रल मिनिस्टर हैं। इन्होंने भूकंप विज्ञान वेधशाला का, मतलब कि सिस्मोलॉजी ऑब्जर्वेटरी इन जम्मू एंड कश्मीर में किया था। ओके मिस्टर लक्ष्मण जी, ठीक है, थैंक यू सो मच, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही। आप अनुराग ठाकुर जी नहीं रहेंगे, जितेंद्र सिंह हो जाएंगे, जितेंद्र सिंह मेरे दोस्त, थैंक यू सो मच, जितेंद्र सिंह हो जाएंगे। और अगर जितेंद्र सिंह जी की बात करें ना, तो इन्होंने क्या बोलते हैं, और कोई क्वेश्चन में न्यू और बड़ी चीज हुआ है तो बिहार चूज करें, करंट अफेयर में है। ओके और कोई क्वेश्चन में कोई न्यू एंड बड़ी चीज हुआ है तो बिहार चूज करें। थैंक यू सो मच। जितेंद्र सिंह जी हो जाएंगे। जितेंद्र सिंह जी कहाँ हैं? हमारे डी नंबर। एंड जितेंद्र सिंह अभी क्या पोस्ट होल्ड करते हैं, बताइएगा। जितेंद्र सिंह अभी क्या पोस्ट होल्ड करते हैं, बताइएगा, सारे के सारे लोग बताइएगा। थैंक यू सो मच। अभी क्या है जितेंद्र सिंह जी? इसके साथ साथ इसी टाइम पे इन्होंने लैवेंडर फेस्टिवल को भी होस्ट किया था। लैवेंडर होता है ना वहाँ पे, लैवेंडर को क्या कहते हैं हिंदी में, लैवेंडर फेस्टिवल होता है जम्मू कश्मीर में, उसको भी इन्होंने वो किया था, पार्टिसिपेट किया था वहाँ पे, है ना। तो ये दोनों चीज़ था, मई में किया था और जून में, दोनों में। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, थैंक यू सो मच। हाय FFYT जी, हेलो, राधे राधे एवरीवन, थैंक यू सो मच,
ठीक है, सो आंसर हो जाएंगे जितेंद्र सिंह जी। हाँ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर है। बढ़िया रॉकी भाई, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं ये, और इन्होंने ही सिस्मोलॉजी डिपार्टमेंट, सिस्मोलॉजी ऑब्जर्वेटरी को यहाँ पे क्या किया था, तो इनॉग्रेशन किया था, है ना। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ेंगे दोस्तों। थैंक यू सो मच। हाय मिस्टर कृष्णा, हेलो, गुड इवनिंग मिस्टर कृष्णा, स्वागत है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताइएगा, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित चित्तानी रामचंद्र हेगड़े जी को भारत के किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए जाना जाता है? हेगड़े हैं, प्लीज याद रखिएगा। पद्मश्री अवार्डी चित्तानी रामचंद्र हेगड़े इज नोन फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म इन इंडिया। सत्रिया के हैं ये, कथकली के हैं, कुचिपुड़ी के, या फिर यक्षगान के। यक्षगान देखिए हमारा जो है यक्षगान है, यक्षगान देखिए हमारे क्लासिकल डांस नहीं है ना, क्लासिकल डांस नहीं है, ये फोक डांस है। इट इज नॉट अ क्लासिकल डांस, यक्षगान इज नॉट अ क्लासिकल डांस, इट इज अ फोक डांस, है ना, फोक डांस हो जाएगा। और वो भी फोक डांस जो है वो, ये फोक डांस उत्तराखंड का लगभग रहता है। यक्षगान जो है ये बिलोंग करता है यूके से, है ना, यक्षगान जो बिलोंग करता है यूके से। अभी बता दीजिए, सारे के सारे लोग बताइएगा, सारे लोग बताइएगा दोस्तों। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए प्लीज, लाइक नहीं रुकने चाहिए, है ना, प्लीज लाइक नहीं रुकने चाहिए। आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहा करो प्लीज, थैंक यू सो मच। और बाकी अगर कोई ज़्यादा वो है, क्या बोलते हैं, तो हेल्प भी कर सकते हैं मेरी, थैंक यू सो मच। बताइए प्लीज, आपका पेपर कैसे हुआ? मिस्टर कृष्णा, ठीक ठाक पेपर था मेरा ठीक ठाक पेपर था। अब बताइएगा, देखिए ये तीनों हमारे क्लासिकल डांस है, सत्रिया है, कथकली है, कुचिपुड़ी है। यक्षगान हमारा डिफरेंट फोक डांस है। और यहाँ पे है चित्तानी रामचंद्र हेगड़े, इनको अवार्ड मिला था पद्मश्री। तो ये किस डांस से? हाँ, कर्नाटका, सॉरी मैंने यूके लिख दिया, आई एम सो सॉरी, अरे आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं लिखना चाहिए था यूके, कर्नाटका, आई एम सो सॉरी, मैंने यूके लिख दिया। ठीक है, कर्नाटका, माय फॉल्ट, पता नहीं मैंने यूके कैसे लिख दिया, दिमाग में कर्नाटका था, सॉरी यादव कृष्णा। हाँ ठीक है, हाँ, तो यहाँ यक्षगान विल बी द राइट उत्तर हियर, बिल्कुल सही है, डी नंबर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चित्तानी रामचंद्र हेगड़े जो बिलोंग करते हैं, वो बिलोंग करते हैं फ्रॉम कर्नाटका, और इनको यक्षगान मिला था, है ना, यक्षगान मिला था। ठीक है, और सत्रिया कहाँ का है? चलिए बताइए, सत्रिया आसाम का है हमारा, है ना, सत्रिया हमारा आसाम का है। कथकली हमारा कहाँ का है? तो कथकली है केरला का। और हमारा क्या बचा? कुचिपुड़ी, तो कुचिपुड़ी हो जाएगा आंध्र का। ठीक है, चलो, हाय सूरज जी, हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। सॉरी मिस्टर कृष्णा, सॉरी मिस्टर कृष्णा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। समटाइम्स हो जाता है गलती, आई एम सो सॉरी। ठीक है, हाँ, कुचिपुड़ी आंध्र का हो जाएगा, बिल्कुल दोस्त। ठीक है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा, है ना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं रुकने चाहिए। आप प्लीज़ अपने दोस्तों भाई बंधुओं को शेयर कर दिया करिए, तो मेरा थोड़ा सा फायदा हो जाएगा, है ना, थैंक यू। और कोई फैक्ट बताना चाहें तो बता सकते हैं, आप लोगों को बिल्कुल स्वागत रहेगा, थैंक यू सो मच। ठीक है, हम आगे बढ़ जाएं दोस्तों, बताइएगा। हाय वैभव जी, हेलो, हाय राहुल जी, नमस्कार, गुड इवनिंग। चलो आगे बढ़ेंगे। अरे याद कृष्णा जी, अरे मैं बिल्कुल प्रेयर करूंगी यार कि जल्दी जल्दी सबका सिलेक्शन हो जाए। चलिए बताइएगा, टू हेल्प डीप सी डाइवर्स ब्रीथ दे कैरी सिलेंडर ऑफ ऑक्सीजन मिक्स्ड विथ। गहरे समुद्र में गोताखोरों को सांस लेने में मदद करने के लिए ऑक्सीजन के सिलेंडर में क्या रहता है? मिलाकर क्या लेके जाते हैं? क्लोरीन मिलाकर ले जाते हैं, हीलियम, नाइट्रोजन, या फिर ओजोन? सारे के सारे लोग बताइएगा। हाय आशु जी, हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। सारे लोग बताइएगा। हीलियम मिस्टर यादव ने लिखा है, कृष्णा जी ने लिखा हीलियम, सूरज जी लिखते हैं नाइट्रोजन। और बताइएगा रॉकी भाई, थैंक यू सो मच एवरीवन, हीलियम लिखा है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, जो डाइवर्स होते हैं, डीप सी डाइवर जो होते हैं, तो वो ऑक्सीजन सिलेंडर रहते हैं ना, आप लोगों ने देखा होगा मूवी वगैरह में, तो वो लोग क्या लेके जाते हैं अपने साथ? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन में क्या मिला रहता है? ऑक्सीजन जो सिलेंडर होता है उसमें क्या मिला रहता है? क्लोरीन मिला रहता है, हीलियम, नाइट्रोजन, या फिर ओजोन? सारे लोग बताइएगा। देखिए, एक डिजॉल्व गैस जो मिल जाती है ऑक्सीजन में, तो हमारा आंसर हो जाएगा हीलियम हो जाएगा मेरे दोस्त, बी नंबर हो जाएगा, हीलियम लेकर जाते हैं। थैंक यू सो मच रॉकी भाई, बिल्कुल हीलियम लेकर जाते हैं। FFIT जी, हीलियम लेकर जाते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा एक सिंपल सा क्वेश्चन था, इतना हैवी क्वेश्चन नहीं था, है ना। अच्छा ये बताइएगा, लेके क्यों जाते हैं? ये हीलियम को क्यों लेके जाते हैं? क्योंकि हाई प्रेशर होता है, अंडर वाटर में हाई प्रेशर होता है, इस वजह से। थैंक यू सो मच मिस्टर कृष्णा, थैंक यू। हाँ, ये क्यों लेके जाते हैं? क्योंकि यहाँ पे अंडर प्रेशर जो होता है अंडर वाटर में बहुत ज्यादा हाई प्रेशर होता है, अंडर वाटर में हाई प्रेशर होता है, इस वजह से इसे लेके जाते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे दोस्तों, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे।
क्या हम आगे बढ़ जाएं? मिक्सचर होता है हीलियम एंड ऑर्गन का। हरीश भाई ठीक है, थैंक यू सो मच। नाइट्रोजन एंड ऑर्गन, ठीक है। हमारा जो आंसर हो जाएगा हीलियम विल बी द राइट उत्तर है, बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सारे लोग बताइएगा। रिगार्डिंग द यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड यूएसओएफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? क्या सही है मेरे दोस्त, है ना, क्या सही है? चूंकि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है तो हम लोग आराम आराम से पढ़ेंगे। पहला पढ़ लेते हैं। दिस फंड इज मेंट टू असिस्ट नेशनल एंड स्टेट लेवल एक्टिविटीज टू मीट द कॉस्ट ऑफ अडॉप्टेशन मेजर। यह फंड राष्ट्रीय और राज्य स्तर की गतिविधियों को अनुकूलन उपायों की लागत को पूरा करने में, मतलब कॉस्ट प्राइस को, है ना, सहायता करता है। यूएसओपी के मतलब यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के बारे में कौन सा सही है? एक बार आप लोग पढ़ लेंगे क्या? थैंक यू सो मच आशु जी, ठीक। हाँ, प्रेशर को कम करने के लिए, क्योंकि अंडर वाटर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, इस वजह से प्रेशर को कम करने के लिए हम यहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर में हीलियम मिलाकर ले जाते हैं। ठीक, क्वेश्चन एक साइड में रखा गया। एक्चुअली क्या है, क्वेश्चन साइड में ही रखती हूँ मेरे दोस्त, क्वेश्चन साइड में रखती हूँ। एक्चुअली क्या है, अभी मैं इसको छोटा करूंगी क्योंकि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना, तो मैं इसको छोटा करूंगी। अब ये 3 पेज का क्वेश्चन है, तो अभी मैं छोटा कर दूंगी ना तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। दिख जाए तो बताइएगा। हाँ, गलत किया है, इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा छोटा कर दिया है मैंने। एक बार देखिए, आप लोग अपने से पढ़िए थोड़ा सा, है ना। फिर दूसरे में है, दूसरा हमारा जो है, इस फंड का उपयोग जल ग्रहण क्षेत्रों के उपचार में, सहायता प्राप्त प्राकृतिक उत्पत्ति, वन प्रबंधन, वन्यजीव संरक्षण और प्रबंधन के लिए किया जाता है। तीसरा हमारे पास है, इसका उद्देश्य घाटे वाले भुगतान संतुलन वाले देशों में वित्तीय सहायता प्रदान करना है और देश के व्यावसायिक रूप से अव्यवहार्य ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं के प्रावधान के लिए वित्तीय सहायता देता है ना। तो इसमें क्या सही, विच वन इज राइट? अब ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, इतने बड़े क्वेश्चन लाती नहीं हूँ, लेकिन हो गया, आ गया तो देख लो एक बार क्या हो जाएगा। तो मैं इसको छोटा एक बार आ गया है क्वेश्चन, तो देख लीजिए। क्वेश्चन है, हिंदी इंग्लिश दोनों में देख लीजिएगा, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। थैंक यू सो मच। दिख जाए तो बताइएगा। बालों में भी हीलियम होता है ना। ओके, थैंक यू सो मच मिस्टर हरीश, छोटा कर दिया है मैंने। एक बार देखिए आप लोग, थैंक यू सो मच। एक बार देख लीजिए क्वेश्चन, है ना। एक बार दूसरे में है, दूसरा हमारा जो है, इस फंड का उपयोग जल ग्रहण क्षेत्रों के उपचार में, सहायता प्राप्त प्राकृतिक उत्पत्ति, वन प्रबंधन, वन्यजीव संरक्षण और प्रबंधन के लिए किया जाता है। वॉइस प्रॉब्लम, हाय एवरीवन, हेलो गुड इवनिंग। इसका उद्देश्य घाटे वाले भुगतान संतुलन वाले देशों में वित्तीय सहायता प्रदान करना है। क्या वॉइस की दिक्कत हो रही है? वॉइस इको कर रहा है, अव्यवहार्य ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं के प्रावधान के लिए वित्तीय सहायता देता है ना। तो इसमें क्या सही, विच वन इज राइट? अब ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, इतने बड़े क्वेश्चन लाती नहीं। हाय एवरीवन, हेलो गुड इवनिंग, स्वागत है आप सभी का, सारे लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग, कैसा चल रहा है पढ़ाई? सारे लोग बता दीजिएगा, सारे लोग बता दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच एवरीवन। क्या अभी वॉइस का दिक्कत हो रहा है? समटाइम्स हो जाता है वॉइस का दिक्कत, ऐड वगैरह का या फिर और बाकी चीज़ें हो जाती हैं। अभी ठीक है। हेलो एवरीवन, हाय गुड इवनिंग, वेलकम टू द चैनल वंस अगेन। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया आप सबका जुड़ने के लिए। होपिंग आप सब अच्छे होंगे, तबियत पानी ठीक ठाक होगा, पढ़ाई लिखाई ज़बरदस्त चल रहा होगा। ओके ओके ओके, ठीक है, चलो ठीक है। थैंक यू सो मच, ठीक। सो बताइएगा क्या हो जाएगा हमारा आंसर, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू। हमारा आंसर क्या हो जाएगा प्लीज़ ज़रूर बताइएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच एवरीवन, है ना। तो हम अगर बात करें यहाँ पे, हमारा जो है यूएसओपी, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। ऑब्लिगेशन मतलब होता है किसी चीज़ का ऑब्लिगेटरी है आप, किसी के उत्तरदायित्व है ना। तो यूनियन ऑब्लिगेशन फंड है, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड जो है हमारा, इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। इसके बारे में अगर थोड़ा सा बताऊं मैं, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, इसका उद्देश्य देश के व्यावसायिक रूप से अव्यवहार्य ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में दूर संचार सेवाओं के प्रावधान के लिए वित्तीय सहायता देनी है। इट एम्स टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर द प्रोविजन ऑफ टेलीकॉम सर्विस इन कॉमर्शियली अनअवेलेबल रूरल एंड रिमोट एरियाज ऑफ द कंट्री, है ना। नहीं, डी नंबर हो जाएगा मिस्टर सूरज, आंसर जो रहेगा डी नंबर हो जाएगा। बाकी मैं आप लोग को पीडीएफ दूंगी तो आप लोग देख लेना उस टाइम पे, है ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। डी नंबर हमारा सही उत्तर होगा, डी नंबर हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। डी नंबर हमारा सही उत्तर हो जाएगा, बस हो गया, इतना ही देख लीजिए, इससे ज्यादा मत देखिए, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन में थोड़ा दिक्कत होता है मुझे भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन को खुद से पढ़िएगा, मैं पीडीएफ दे दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रैकिया जो होता है इज रिलेटेड टू, किससे संबंधित? ट्रैकिया जो है, श्वास नली जो हमारा होता है, वो किससे संबंधित है? डाइजेस्टिव सिस्टम से, रेस्पिरेटरी से, एक्सक्रीटरी से या फिर सर्कुलेटरी से। ट्रैकिया जो होता है वो किससे संबंधित होता है? हाय अभिषेक जी, हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच मिस्टर अभिषेक, थैंक यू। ठीक है, बताइएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। जी, मेरा पेपर हो गया FFIT से, मैंने अराउंड 75 to 78 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। एक्यूरेसी पे इस बार थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दिया है। हाँ बिल्कुल, रेस्प हो जाएगा, बिल्कुल रेस्पिरेटरी सिस्टम हो जाएगा। श्वास नली किससे संबंधित है यार? डेफिनेटली हमारा क्या हो जाएगा यार? रेस्पिरेटरी सिस्टम हो जाएगा, है ना। ठीक है, चलिए। ट्रैकिया जो होता है, अच्छा ये बताइएगा, ट्रैकिया जो होता है एक स्ट्रेट ट्यूब होता है, ट्रैकिया जो होता है ना, स्ट्रेट ट्यूब होता है। ठीक है, चलो
हाय विनय भाई, हेलो विनय जी नमस्कार। विनय भाई कैसे हो, कैसा चल रहा है पढ़ाई? हाय गुड इवनिंग। आ गए घर की नहीं आए हो? लर्नर जी हेलो नमस्कार, थैंक यू सो मच मिस्टर लर्नर, थैंक यू। बताइएगा लर्नर जी कैसे हैं, हरीश साहब कैसे हैं? थैंक यू सो मच मिस्टर कृष्णा। मैथ्स का बता दूं क्या आ रहा है? मैथ्स में एडवांस आ रहा है, ज्यादा एडवांस ज्यादा आ रहा है मिस्टर यादव, कृष्णा भाई। एडवांस ज्यादा आ रहा है, मतलब 40:60 का रेशियो है मेरे दोस्त। बाकी मैंने वीडियो बनाया हुआ है मिस्टर कृष्णा, तो प्लीज आप देख लीजिए ना, सारा मैंने डिटेल में बता दिया है। 3 मिनट का वीडियो है, नॉट मोर देन दैट। चलिए बताइए, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एंड ऑटोबायोग्राफी किसने लिखी है? स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट उन्होंने कहा, हम सीधा सीधा दिल से बोलेंगे, क्रिकेटर है ये। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एंड ऑटोबायोग्राफी किसने लिखी है? गावस्कर जी ने लिखी है, सौरव गांगुली जी ने, सचिन तेंदुलकर साहब या फिर कपिल देव जी। और इनको इनकी सारी किताबें भी बताना है, इनकी सारी किताबें भी बताना है। सचिन तेंदुलकर जी की किताब बताना है, सौरव गांगुली सर की, सुशील सर की या फिर कपिल देव सर की। बताइए प्लीज। कपिल देव ने लिखा है, बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया बढ़िया दोस्तों, बढ़िया बढ़िया। तो अगर बात करें हम लोग, बात करें तो कपिल देव जी हो जाएंगे। कपिल देव जी उन्होंने कहा कि मैं इधर उधर नहीं फेंकूंगा, सीधा दिल से दिल की बात करूंगा, है ना? कपिल देव जी हो जाएंगे। हमारा आंसर जो रहेंगे वो रहेंगे कपिल देव। सचिन तेंदुलकर जी की किताबों का नाम, हाँ जी हाँ जी, थैंक यू सो मच विनय भाई, थैंक यू। हाँ, प्लेइंग इट माई वे, बिल्कुल बिल्कुल। सचिन साहब ने कहा कि मैं अपने हिसाब से करूंगा, मेरे को किसी की नहीं सुनना है ना, प्लेइंग इट माई वे। अच्छा ये बताइएगा, सचिन सचिन जी के साथ और कौन थे? प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे, है ना? सचिन जी ने कहा कि हम अपने हिसाब से खेलेंगे और हम क्यों किसी का दूसरे का करेंगे। थैंक यू सो मच। हाँ, कपिल देव जी थैंक यू सो मच। वैभव थैंक यू सो मच वैभव जी, ठीक है। आपका कौन सा पेपर दिया था? अभी अभी दिया है मैंने, अभी दिया है मैंने। किसका दिया है? CHSL का दिया है, ठीक है, CHSL का। हाँ, बियॉन्ड 281, सुनील गावस्कर, VVS। ओके, बियॉन्ड 281, ओके। क्या लिख दिया है भाई? भाई कृष्णा क्या लिख रहे हो? लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर, बढ़िया दोस्त, बढ़िया बढ़िया। हाँ, लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर, सेंचुरी इज नॉट इनफ, गांगुली साहब, ठीक है। लिटिल मास्टर जो रहेंगे ये हमारे लिटिल मास्टर हैं, लिटिल मास्टर हैं ये हमारे हैं गावस्कर साहब। और सेंचुरी इज नॉट इनफ, इन्होंने कहा कि सेंचुरी मेरे लिए पर्याप्त नहीं है ना, सेंचुरी इज नॉट इनफ। हाँ ठीक है, तो थैंक यू सो मच, ठीक है। यहाँ पे बोरा साहब थे, है ना, बोरा मजूमदार थे, बोरा मजूमदार जी थे, साथ में लिखा है बोरा मजूमदार। इनके साथ में सचिन तेंदुलकर जी ने अकेले नहीं लिखा, इनके साथ में बोरा मजूमदार थे, जिन्होंने प्लेइंग इट माई वे किताब लिखी, ऑटोबायोग्राफी लिखी, ठीक है। हाँ, युवराज सिंह जी की किताब है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, बिल्कुल बिल्कुल। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ क्यों? क्योंकि उनको कैंसर हो गया था, तो उन्होंने कहा कि द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, है ना। तो क्रिकेट आफ्टर आफ्टर लाइफ ये युवराज सिंह जी की हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, एक कुट्टी क्रिकेट स्टोरी किसने लिखी है? किसका है? युवराज सिंह जी, सुनिए, कुट्टी क्रिकेट स्टोरी ये किसकी किताब है, किसका ऑटोबायोग्राफी है? हाँ हाँ, मजूमदार जी 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 जी, बढ़िया बढ़िया। कुट्टी बिलीव सुरेश रैना जी की है, थैंक यू सो मच। अरे सब यहाँ पे खिलाड़ी भरे पड़े हैं, ठीक है। सुरेश रैना जी की है, हमारे सुरेश रैना जी की है हमारे पास, थैंक यू सो मच भाई। हाँ, बिलीव बिलीव, कुट्टी क्रिकेट स्टोरी ये किसने लिखी है? बताइए प्लीज, थैंक यू। हाँ हाँ, अश्विन सेनवार ने, थैंक यू सो मच मिस्टर कृष्णा, थैंक यू, ठीक है। आर अश्विन, बढ़िया रॉकी भाई, बढ़िया बढ़िया। चलो बस इतना ही यार, इतना ही करते हैं। हाँ, कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, आर अश्विन, मेरे पास जगह नहीं बची है, कहाँ पे लिखूं मैं? ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे दोस्तों। बाय गॉड्स डिग्री डिक्री, ये भी कपिल देव जी की ऑटोबायोग्राफी है, थैंक यू सो मच। अच्छा, बाय गॉड्स डिक्री स्टेट फ्रॉम द हार्ट, थैंक यू सो मच मिस्टर हरीश, थैंक यू। माय गॉडनेस, हाँ ये कैसे भूल सकते हैं? इमरान हाशमी को कैसे आप लोग भूल सकते हैं भाई? चलो ठीक है, प्लीज लाइक कर दीजिएगा, सारे के सारे लोग प्लीज लाइक कर दीजिए, थैंक यू सो मच। मतलब एक एक से आंसर आ रहे हैं यार, ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे, है ना। और सनी डेज भी इन्होंने लिखी है, सनी डेज एंड ऑटोबायोग्राफी गावस्कर जी की है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे लोग बताइएगा, प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? हु वाज द फाउंडर ऑफ मौर्य एम्पायर इन एंशिएंट इंडिया? सारे के सारे लोग बताएंगे। हु वाज द, एक सेकंड रुकिएगा, हु वाज द मौर्य एम्पायर ऑफ, हु वाज द फाउंडर ऑफ मौर्य एम्पायर इन एंशिएंट इंडिया? बताइएगा। बिंदुसार जी थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, अशोक जी थे, या फिर चंद्रगुप्त फर्स्ट थे? हाँ, बुक है उनकी, लूसेंट पे आप देख लेना, ठीक है मेरे दोस्त, ओके। बी नंबर कह रहे हैं मिस्टर FFITG, बी नंबर कह रहे हैं CGM, बढ़िया बढ़िया, चंद्रगुप्त मौर्य, बिल्कुल बिल्कुल। यादव कृष्णा जी, थैंक यू सो मच। वाइड एंगल अनिल कुंबले, थैंक यू सो मच मिस्टर वैभव, ठीक है। ठीक है, तो हमारे हो जाएंगे मौर्य साम्राज्य को जो संस्थापक थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। आपको ये बताना है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने टाइम पे, मतलब जब उनका लास्ट पीरियड चल रहा था, तो उन्होंने कौन सा धर्म अपना लिया था, और सम्राट अशोक ने कौन सा धर्म अपना लिया था? चंद्रगुप्त मौर्य जी ने जब उनका लास्ट पीरियड चल रहा था, लास्ट पीरियड मतलब कि बस मरने वाले थे, तो उन्होंने कौन सा धर्म अपना लिया था? और इसके साथ साथ अशोक जी ने कौन सा धर्म अपनाया था? थैंक यू सो मच।
बढ़िया। तो अशोक जी ने बौद्ध धर्म अपना लिया था, है ना, और इन्होंने जैन धर्म अपना लिया था। ठीक है, दोनों ये वो थे, क्या बोलते हैं, समकालीन थे, एक ही टाइम के हैं, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे के सारे लोग बताइएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच। बताइएगा, कंदरिया महादेव टेम्पल जो है, जो कि भारत का सबसे बड़ा और सबसे अलंकृत हिंदू मंदिर है, खजुराहो के मध्यकालीन मंदिर समूह में किस राज्य में पाया जाता है? द कंदरिया महादेव टेम्पल, द लार्जेस्ट एंड मोस्ट ऑर्डिनेट हिंदू टेम्पल, इज फाउंड इन द मेडिइवल टेम्पल ग्रुप एट खजुराहो इन विच स्टेट? इसका तो बता देंगे आप लोग, है ना। मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, गुजरात में, यूपी में। सारे लोग प्लीज लाइक करते रहिएगा दोस्तों, है ना। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच एवरीवन। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों? बढ़िया दोस्त, बढ़िया बढ़िया। अच्छा ये बताइएगा, कंदरिया महादेव टेम्पल जो है, स्टाइल कौन सा है? स्टाइल कौन सा है? द्रविड़ स्टाइल है, वेसर स्टाइल है? कंदरिया महादेव टेम्पल का स्टाइल कौन सा है? नागर स्टाइल है? मतलब इसका आर्किटेक्चर का जो स्टाइल है वो कौन सा है, बताइएगा। ठीक है, सबने लिख दिया है एमपी। एमपी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही उत्तर है। स्टाइल कौन सा है? स्टाइल कौन सा है इसका? थैंक यू सो मच। हाँ, चंदेल राजाओं ने बनवाया था नागर, बिल्कुल बिल्कुल नागर स्टाइल हो जाएगा, क्योंकि ये आ जाता है उसमें, नॉर्थ में आ जाता है, और नॉर्थ का जो स्टाइल है, आर्किटेक्चर है टेम्पल बनाने का, वो है नागर है, और द्रविड़ जो है वो साउथ इंडिया का है। ठीक है, बेसर स्टाइल कहाँ का, ये आपको बताना है। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा नागर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, है ना, नागर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर हो जाएगा, चंदेल राजाओं ने बनवाया था, है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों, थैंक यू सो मच। हाँ, नॉर्थ में नागर होता है, थैंक यू सो मच। हाँ, छतरपुर में, बिल्कुल वैभव भाई, छतरपुर में है। चलिए बताइएगा, असम में काटी बिहू जो है, किस पेड़ पौधे के सामने दीपक जलाकर मनाया जाता है? केला के पेड़ के सामने, नीम के, तुलसी के, या फिर बरगद के, बनियन ट्री। काटी बिहू देखिए, बिहू तीन प्रकार का होता है, बिहू जो है तीन प्रकार का होता है ना। तो असम में जो काटी बिहू है, वो काटी बिहू, थैंक यू सो मच मिस्टर FFIT जी। बेसिक से तैयार कैसे करनी है? बेसिक से तैयार कैसे करनी है मिस्टर लक्ष्मण जी? देखिए, सबसे पहले तो कोई भी टीचर से आप पढ़ेंगे, उनका कोर्स लेंगे, प्रॉपर पढ़ते जाइए, जैसा जैसा टीचर पढ़ाते जाएं, बस बाकी रिवीजन वगैरह चलेगा। डी नंबर लिखा भाई ने, बनियन ट्री, पक्का। FFIT जी, मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है, सच बता रही हूँ, आप लोग बताइएगा। तुलसी का पेड़, कृष्णा भाई लिख रहे हैं। देखिए, असम में काटी बिहू जो है, उड़ीसा वाले और असम वाले प्लीज बताइए ना, आप लोग तो बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। डी नंबर लिख रहे हैं FFIT, पक्का श्योर है भाई? मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है, सच्ची बता रही हूँ। काटी बिहू मुझे पता था, 3 बिहू होता है, 3 प्रकार का बिहू होता है, लेकिन ये इतना डीप नहीं पता था कि किस पेड़ के सामने बनाते हैं। राकी भाई, पता था क्या आपको? ठीक है, बिहू 3 टाइप का होता है। छऊ, अच्छा सॉरी, आई एम सो सॉरी हरीश भाई, सॉरी। हाँ, छऊ 3 प्रकार का होता है, लेकिन बिहू भी तो होता है ना। रोगाली बिहू होता है, सुनिए, रोगाली बिहू होता है, काटी बिहू होता है, और एक भोगाली भी होता है। रोगाली होता है, काटी होता है, माघ बिहू होता है, और इन्हीं में से अलग अलग नाम है। हाँ भोगाली, रोगाली और काटी। आई थिंक तुलसी, नहीं पता था, मुझे आइडिया नहीं है इसके बारे में। बाकी FFIT भाई को पता होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, चलो हम बर्गर डन करते हैं। एनीवन हैव एनी ऑब्जेक्शन तो प्लीज बता दीजिए। मुझे आइडिया नहीं है, मैं अपनी तरफ से श्योर करती हूँ, मुझे आइडिया नहीं है। हाँ, माघ बिहू है, रोगाली है, काटी है, इसी को भोगाली बिहू भी कहते हैं। ठीक है, थैंक यू। आगे बढ़ेंगे, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे लोग बताइएगा। प्राचीन भारत में राजाओं की प्रशंसा में रचित शिलालेखों को क्या कहा जाता था? पहला ऑप्शन है हमारे पास, इंस्क्रिप्शन कंपोज इन द प्रेज ऑफ किंग ऑफ एंशिएंट इंडिया आर नोन एज व्हाट? ऑप्शन है आपके पास, त्रिपिटक, सूत्र कहते थे, प्रशस्ति कहते थे, या फिर जातक कहते थे। मतलब कि भाई किसी राजा को प्रेज करने के लिए, अब डेफिनेटली राजा रहता था तो सब राजा की प्रशंसा करेंगे, क्यों करेंगे? क्योंकि उसके पास पावर है ना, पावर है, और नहीं तो फिर मरवा देगा वो। तो भाई कोई अच्छा करे चाहे बुरा करे, सबको तारीफ ही करनी पड़ती थी। बताइएगा, त्रिपिटक है? नहीं, सुनो FFIT भाई, त्रिपिटक जो था भगवान बुद्धा जी के बिफोर बर्थ की ये कहानियां हैं। बिफोर बर्थ की कहानियां हैं बुद्धा के, बिफोर बर्थ की यहाँ पे कहानियां हैं भाई। त्रिपिटक कैसी बात कर रहे हो? हाँ, बुद्धा जी के। हाँ, और सूत्रा हो जाएंगे, प्रशस्ति हो जाएगा, जातक। त्रिपिटक और जातक लगभग बोथ आर सिमिलर। प्रशस्ति इज द राइट आंसर हियर।
सॉरी सॉरी आई एम सो सॉरी आई एम सो सॉरी, मैं गलत, यहाँ पे जातक होना चाहिए, आई एम सो सॉरी। त्रिपिटक नहीं रहेगा, त्रिपिटक तो हमारा, त्रिपिटक नहीं होगा, जातक स्टोरीज, जातक स्टोरी बिफोर बिफोर बुद्धा। हाँ हाँ हाँ, थैंक यू सो मच। मैं मैथ्स से नहीं बता रही हूँ यार, मैथ्स का क्लास नहीं है ना मिस्टर कृष्णा, समझिए ना आप इस बात को। अभी देखिए काफी सारा लोग देख रहा है क्वेश्चन, अगर मैं मैथ्स से बताने लग जाऊंगी ना तो जितना मैं पढ़ा रही हूँ तो उसका फ्लो बिगड़ जाएगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, है ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैथ्स का बताऊंगी मैं दूसरा टाइम पे बताऊंगी यार, स्टडी विथ मी का टाइम होता है, जब बात करूंगी उस टाइम पे बात जान लेना। लास्ट का मैं प्रॉपर टाइम देती हूँ, अभी पढ़ लो, लास्ट के टाइम पे 5-10 मिनट प्रॉपर बात ही करते हैं, तो बात करेंगे उस टाइम पे तो बता दीजिएगा। हाँ थैंक यू सो मच। हाँ जातक है, हाँ हाँ, सारे लोग बताइएगा त्रिपिटक है। प्रशस्ति हो जाएगा, प्रशस्ति, प्रशस्ति मतलब होता है प्रशंसा पत्र, प्रशंसा पत्र होता है, प्रशस्ति विल बी द राइट आंसर हियर, प्रशस्ति विल बी द राइट आंसर हियर, थैंक यू सो मच। हाँ प्रज्ञा, हाँ प्रज्ञा प्रशस्ति, हाँ प्रयाग प्रशस्ति, ऑन द पेज ऑफ समुद्रगुप्ता बाय हरिशेन, थैंक यू सो मच मिस्टर सूरज। हाय मिस्टर पेनक्लेव, हेलो गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर, हाउ आर यू मिस्टर पेनक्लेव, हाउ आर यू, कैसे कैसे हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर, प्रशस्ति हो जाएगा। बाकी त्रिपिटक आपको पता है, त्रिपिटक क्या बोलते हैं, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। सूत्रा, सूत्रा, सूत्रा मेरे ख्याल से जैन धर्म से रिलेटेड है, जैन से रिलेटेड है सूत्रा। त्रिपिटक रिलेटेड है बौद्ध धर्म से। मैं 100% श्योर नहीं हूँ सूत्रा के बारे में, लेकिन बौद्ध धर्म में मैं पूरा 100% श्योर हूँ। टेली आईडी दे दूं, टेली आईडी का, टेली आईडी देखिए चैनल पे पड़ी होगी यार, एक सेकंड चेक करो ना प्लीज, चेक करिए प्लीज ना, थैंक यू सो मच। देखिए आप लोग सब बहुत टैलेंटेड टैलेंटेड पीपल हैं, आप लोग तो पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या आईडी निकाल लेते हो। बहुत बहुत टैलेंटेड टैलेंटेड लोग हैं भाई यहाँ पे, कहाँ कहाँ से सब चीज निकाल लेते हो। हाँ थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मिस्टर पेनक्लेव। ठीक है, थैंक यू, ओके ओके ओके, ठीक है। ये लो भाई दे दिया, चेक करो। ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा। भारत के संविधान का कौन सा आर्टिकल है जो कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए कहता है। आर्टिकल 79 कहता है, आर्टिकल 93 कहता है, आर्टिकल 105 या फिर आर्टिकल 110। कौन सा आर्टिकल है, संविधान का आर्टिकल कहता है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और लोकसभा में एक उपाध्यक्ष होना चाहिए। लोकसभा में मतलब हमारा जो लोकसभा है वहां पे एक अध्यक्ष होना चाहिए, एक उपाध्यक्ष होना चाहिए। उसका तुलसी, FFIT भाई ने कहा तुलसी है, ठीक है भाई देखेंगे उसको, देखेंगे, ठीक है ठीक है ठीक है। अब वो सबको याद हो जाएगा, काटी बिहू में, काटी बिहू में किस पेड़ के सामने पूजा करते हैं, बरगद के सामने करते हैं, बनियन ट्री के सामने या फिर तुलसी के सामने, वो सबको याद हो गया है तो हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच भाई, ठीक है। 93 भाई ने कहा, वैभव जी ने कहा यहाँ पे 93। और बताइएगा दोस्त, और बताइएगा हमारा कौन सा आर्टिकल है, कौन सा आर्टिकल जिसमें कहता है कि लोकसभा में वो होना चाहिए, स्पीकर होना चाहिए और डेप्यूटी स्पीकर होना चाहिए, एक स्पीकर होना चाहिए और एक डेप्यूटी स्पीकर होना चाहिए। सारे लोग बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच हरीश भाई, थैंक यू, ठीक है। कोई ना, मुझे आइडिया नहीं था ना, इसलिए मैं 100% डन नहीं कर रही थी मैं, ठीक है। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू दोस्तों। आगे बढ़ जाऊं मैं, बताइएगा, है ना, आगे बढ़ जाऊं कि नहीं बताइएगा, सारे के सारे लोग बताइएगा प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन तो हमारा आंसर हो जाएगा यार बी नंबर, आर्टिकल नंबर 19। रॉकी भाई बताते रहो, गलत हो जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, है ना। आर्टिकल नंबर नहीं नहीं 110 नहीं होगा यार, आर्टिकल नंबर 93 हो जाएगा। सॉरी, ठीक है। 93 इन डेप्थ क्वेश्चन, हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल डेप्थ क्वेश्चन है, बिल्कुल बिल्कुल। लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए, ये डेप्थ का क्वेश्चन है, बिल्कुल सही बिल्कुल सही, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे के सारे लोग बताएंगे। किस खेल में भामिदी पति साई प्रणीत संबंधित हैं, क्या हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट इज भामिदी पति साई प्रणीत संबंधित है। ये नाम है यार, भामिदी पति साई, ये नाम है मेरे ख्याल से, ये तो मैंने पहली बार सुना है। टेनिस है, बैडमिंटन है, रेसलिंग या फिर मुक्केबाजी, बताइएगा, सारे के सारे लोग बताइएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच। प्लीज आंसर करते रहिएगा, है ना, आंसर आप लोग करते रहिएगा। 110 धन विधेयक है, थैंक यू सो मच वैभव, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू। टेनिस से संबंधित है, मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है। भामिदी पति साई प्रणीत, ये किससे संबंधित है, टेनिस से संबंधित है, बैडमिंटन है, रेसलिंग है, मुक्केबाजी है, पक्का 100%। इसका भी आइडिया नहीं है मुझे, पता है करंट के क्वेश्चन है काफी सारे नहीं बनते हैं, काफी सारे नहीं बनते हैं, काफी सारे नहीं बनते हैं ऐसे, जो करंट के क्वेश्चन आ जाते हैं तो वो क्वेश्चन नहीं बन पाते हैं मुझे। तो करंट, करंट अब मुझे लगता है करंट भी हमें लगता है डेली पढ़ना चाहिए, आप लोग क्या कहते हैं। करंट के क्वेश्चन लगता है मुझे अब डेली करना चाहिए। थैंक यू सो मच। बैडमिंटन सूरज जी कह रहे हैं, FFYT भाई कह रहे हैं टेनिस। वैभव जी आप क्या कहते हैं, रॉकी भाई आप क्या कहते हो, प्लीज बताना। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू। पानी वानी पी रही है, मैं पी लेती हूँ।
हाय हनुमान जी, हेलो राम राम। हाय मिस्टर फौजी जी, हेलो, जय हिंद जय हिंद। आपने लिखा बैडमिंटन से हैं, ठीक है। टेनिस है, दो लोगों का बैडमिंटन आ रहा है, इसको देखना पड़ेगा मुझे, मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है बैडमिंटन है या फिर टेनिस है। हालांकि मेजोरिटी यहाँ पे टेनिस का भी आ गया। हरीश भाई कह रहे हैं टेनिस है, बैडमिंटन होता है साउथ इंडिया के नेम है और सब और चेस, ठीक है। वैभव थैंक यू। ओके, तो हमारा आंसर हो जाएगा बैडमिंटन, ठीक है, बैडमिंटन हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। भामिदी पति साई प्रणीत जो संबंधित है वो बैडमिंटन से रिलेट करती है, ठीक है। थैंक यू सो मच मिस्टर कृष्णा, थैंक यू सो मच, ठीक है भाई, ओके। आगे बढ़ेंगे। आतिश ए चिनार, चिनार की लौ जो है किस राजनेता की आत्मकथा है? डॉक्टर अम्बेडकर जी की है, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जी की है, जवाहरलाल नेहरू जी की और सरदार पटेल जी की। आतिश ए चिनार, चिनार की लौ, ये ऑटोबायोग्राफी किसकी है? फ्लेम्स ऑफ चिनार, फ्लेम्स ऑफ चिनार ये किसकी किताब है? सारे के सारे लोग बताएंगे डॉक्टर अम्बेडकर जी की है, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जी की है, जवाहरलाल नेहरू जी की या फिर सरदार पटेल साहब की। थैंक यू सो मच, ठीक है भाई, बता दूंगी मैं, कृष्णा भाई बता दूंगी आफ्टर दिस सेशन बता दूंगी। बताइए सारे लोग क्या हो जाएगा? आतिश ए चिनार ये किस राजनेता की, राजनेता लिखा हुआ है ना, सारे लोग बताइएगा। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, बी आर अम्बेडकर। मैं इंतजार कर रही हूँ आप लोगों का। भाई ने लिखा बी नंबर, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जी, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जी लिखा है मेरे दोस्त ने। थैंक यू सो मच। और बताइएगा दोस्तों, और बताइएगा, सारे के सारे लोग प्लीज बता दीजिए क्या हो जाएगा हमारा सही उत्तर। मोहम्मद अब्दुल्ला शायद, क्योंकि एक ही है। थैंक यू सो मच मिस्टर फ्यूचर फौजी जी, थैंक यू थैंक यू। हमारा आंसर बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, यहाँ पे बी नंबर हो जाएंगे। फ्लेम्स ऑफ चिनार, फ्लेम्स ऑफ चिनार जो किताब है ऑटोबायोग्राफी है, ये हमारे हैं शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला हो जाएंगे। हाय मिस्टर शशि गौडेश, हेलो गुड इवनिंग, स्वागत है आपका, थैंक यू सो मच मिस्टर शशि, ठीक है, थैंक यू सो मच, ठीक है। सौम्यन भाई गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कौन लेकर आए थे? बार बार 1000 बार पूछा गया क्वेश्चन। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कौन लेकर आया था? कैनिंग है, वेलेस्ली है, डलहौजी है, कर्जन है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और ये हर बार पूछा जाता है, कहीं ना कहीं से क्वेश्चन आ ही जाता है। हालांकि मोक में, सब में, मोक जितने भी होते हैं लगभग लगभग आ ही जाता है कोई ना कोई मोक में। बताइएगा सारे लोग। और इसको लगभग मैं 5 से 6 बार करवा चुकी हूँ ना, 5 से 6 बार करवा चुकी, कल भी कराया था शायद। 1848 से 1848 से 1859 तक, है ना, 59 तक ये चले हैं, 48 से 59 तक चले हैं, डलहौजी हो जाएंगे। चलो आगे बढ़ेंगे दोस्तों, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आंसर हो जाएंगे सी नंबर, सी नंबर विल बी द राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सारे लोग बताएंगे। भूटान का भाई राष्ट्रीय खेल क्या है? नेशनल गेम ऑफ भूटान। भूटान का बताना है, इंडिया का तो आपको पता है, पाकिस्तान का बता दीजिएगा। थैंक यू। बता दीजिएगा। हाँ, 1848 17। थैंक यू सो मच सूरज जी, ठीक है। तो बताइएगा व्हाट इज द नेशनल गेम ऑफ भूटान? फुटबॉल है, आर्चरी मतलब तीरंदाजी है, रग्बी है या फिर क्रिकेट है? रग्बी है या फिर क्रिकेट है? रग्बी छोटा भाई है फुटबॉल का, काइंड ऑफ। सी नंबर का भाई ने रग्बी। FFYT जी कह रहे हैं आर्चरी, वैभव भाई कह रहे हैं, सूरज जी कह रहे हैं आर्चरी, फ्यूचर फौजी जी कह रहे हैं आर्चरी, तीरंदाजी है। तो नेशनल गेम ऑफ भूटान क्या है? नेशनल गेम ऑफ भूटान क्या है? थैंक यू सो मच मिस्टर रॉकी, थैंक यू। SSC जी ने कहा सी नंबर रग्बी। हमारा आंसर हो जाएगा यार, ज्यादा तो यहाँ पे सी नंबर आर्चरी आ रहा है, आर्चरी आ रहा है, अगर वोटिंग भी करे तो बी नंबर आ रहा है। पाक का हॉकी है। थैंक यू सो मच रॉकी भाई, ठीक है, पाक का हॉकी हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। चलो तो हमारा आंसर हो जाएगा यार आर्चरी, आर्चरी विल बी द राइट आंसर हियर दोस्तों, आर्चरी हो जाएगा। भूटान का जो हमारा नेशनल गेम, भूटान का जो नेशनल गेम है वो है आर्चरी, मतलब तीरंदाजी, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन। अच्छा ये बताइएगा, लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट किसको कहते हैं? लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट, सफेद हाथियों की भूमि किसको कहा जाता है? प्लीज बताइएगा। लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट किसको कहते हैं? सफेद हाथी कहाँ पाए जाते हैं? लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट एनीवन हैव एनी आइडिया? लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट किसको कहा जाता है, किस कंट्री को कहा जाता है? वैभव जी ने कहा थाईलैंड। बढ़िया दोस्तों, बढ़िया बढ़िया, थैंक यू सो मच। हाँ हाँ बिल्कुल, हमारा जो आंसर हो जाएगा थाईलैंड को कहा जाता है, क्योंकि बुद्धिस्ट कंट्री है ये। हालांकि इंडोनेशिया भी बुद्धिस्ट कंट्री है, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे दोस्तों, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हैदराबाद के संस्थापक कौन है? हु वाज द फाउंडिंग फादर ऑफ सिटी ऑफ हैदराबाद? हैदराबाद के फाउंडिंग फादर कौन है, संस्थापक कौन है? निजामुल मुल्क है, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर आसफ शाह फर्स्ट। मैम आपको सारे सॉल्यूशन पता होने चाहिए, पहले से आप हमसे पूछो पर आप पढ़ाओ। हाय फ्यूचर फौजी जी, नहीं ऐसा नहीं है, देखो कुछ चीजें ना भूल जाती है, और मैं आंसर इसलिए नहीं रखती हूँ क्योंकि फिर मेरे को नहीं बनेगा, अगर मैं आंसर देख लूंगी तो दिमाग नहीं चलेगा, है ना। इसलिए मैं भी कोशिश करती हूँ कि मेरा दिमाग मतलब थोड़ा सा रहे। बाकी यहाँ मुझे पता है कि सब मेरे ही भाई बहन है, सब है, तो इतना कोई मुझे जज नहीं करेगा। और फिर देखो जज करने वाला करेगा जज, है ना,
गाली देने वाला गाली देगा, आप कुछ भी कर लो, क्योंकि वो उसका स्टेट ऑफ माइंड है। इस वजह से मैं आंसर नहीं रखती हूँ, है ना। थैंक यू। ठीक है, अब बाकी जो नहीं बनता उसको देखना पड़ता है बाद में। हाँ ठीक है, चलिए बताइएगा। सी नंबर सबने लिख दिया है। नहीं 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 नहीं, सुनिए, हमारा जो आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक कहाँ हो जाएगा, हैदराबाद की हो रही है, हैदराबाद की बात हो रही है। अच्छा, इंडोनेशिया मुस्लिम डोमिनेटेड है। ओके ओके ओके, ठीक है, निजामुल मुल्क, हाँ निजामुल मुल्क हो जाएगा। नहीं 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 वैभव, निजाम जो थे हैदराबाद के निजाम थे, याद होगा, निजाम जो थे हैदराबाद के निजाम थे। फिर निजाम बोल रहे थे कि भाई हमको प्रोविंस ही रहना है, हमको इंडिया में नहीं मिलना है। फिर उसके बाद कौन गए थे, तो यहाँ पे जबरदस्ती जबरदस्ती फिर वहां पे वो हुआ था कि इंडिया को, हैदराबाद को मिलाया गया था इंडिया में। निजाम हो जाएंगे, निजाम निजाम हो जाएंगे, कुल कुतुब शाह नहीं रहेंगे यार, निजामुल मुल्क में ख्याल से होंगे। हाँ निजाम हैदराबाद के थे बिल्कुल। अब ये फाउंडिंग फादर ऑफ हैदराबाद मेरे ख्याल से निजाम मुल्क रहेंगे मेरे ख्याल से। हाँ थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया रॉक भाई, थैंक यू थैंक यू। अच्छा हाँ इंडोनेशिया, ठीक है ठीक है। बताइए क्या हो जाएगा। हल्दी कैपिटल निजामुद्दीन को बनाया था करने, हल्दी कैपिटल निजामाबाद को बनाया था। अच्छा अच्छा अच्छा, कुछ भी ही है। ओके ओके ठीक है ठीक है। मोहम्मद कुतुब शाह, थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ यहाँ पे, क्योंकि निजाम तो थे, ये 100% सही है, लेकिन अगर इतना सस्ता क्वेश्चन दे देगा तो फिर एसएससी क्यों है, वो एसएससी नहीं है। हु वाज द फाउंडिंग फादर ऑफ हैदराबाद, ठीक है, कुली कुतुब शाह, थैंक यू सो मच भाई। फाउंडिंग फादर है यहाँ पे, हैदराबाद का संस्थापक कौन था, कुली कुतुब शाह, ठीक है। हाँ ये गुड क्वेश्चन था, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, सब निजामुल मुल्क की तरफ भागेंगे। और अगर आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया कि भाई निजाम तो सबको पता है, हैदराबाद के निजाम थे, इतना सस्ता क्वेश्चन क्यों देगा एसएससी, समटाइम्स दे देगा, तो नहीं देगा इतना सस्ता। ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा। आगे आगे बढ़ेंगे, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की शक्ति किसके पास है। हु हैज द पावर टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप इन इंडिया। हु हैज द पावर टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप इन इंडिया। प्रेसिडेंट के पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है, पार्लियामेंट या फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास है। सारे लोग बताइएगा, सारे के सारे लोग बताइएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा हमारा सही उत्तर, प्लीज आंसर करिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। प्रेसिडेंट के पास, हरीश भाई ने कहा प्रेसिडेंट है, सूरज जी कह रहे हैं पार्लियामेंट है, और बताइएगा। सही है, थोड़ा ऑप्शन एलिमिनेशन भी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फ्यूचर फौजी जी बिल्कुल एग्री करती हूँ मैं। ए नंबर कह रहे हैं हैदराबाद मूसी नदी के किनारे, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू, मूसी नदी के किनारे है, ठीक है। ए नंबर कह रहे हैं मिस्टर वाइटी, प्रेसिडेंट, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू। ए नंबर सोनू भाई, हाय सोनू जी, हेलो गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच। बताइएगा क्या हो जाएगा, हमारा आंसर प्रेसिडेंट रहेगा या फिर हमारा आंसर पार्लियामेंट रहेगा, बाकी तो एलिमिनेट कर दिया आपने। होम अफेयर और एससी नहीं रहेगा, ठीक है। एससी सिर्फ जजमेंट देता है यहाँ पे, वो सिटीजनशिप पे नहीं वो करता है, हाँ सिटीजनशिप पे नहीं आता है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा, पार्लियामेंट हो जाएगा या फिर प्रेसिडेंट हो जाएगा, प्लीज आंसर करिएगा। और आपको सिटीजनशिप का एक्ट भी बताना है, आपको सिटीजनशिप का पार्ट भी बताना है ना। सिटीजनशिप नागरिकता किस में है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। बहुत शुक्रिया एवरीवन, सारे लोग प्लीज चैनल को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और सब्सक्राइब मार दीजिएगा दोस्तों, थैंक यू सो मच। नाइट, थैंक यू सो मच मिस्टर पेनक्लेव, थैंक यू सो मच, थैंक यू, गुड नाइट थैंक यू सूरज जी, थैंक यू सो मच। हमारा आंसर जो रहेगा यार पार्लियामेंट हो जाएगा, प्रेसिडेंट के पास नहीं होता है पावर। हमारा जो आंसर हो जाएगा नागरिकता के अधिकार को जो रेगुलेट करता है या फिर रेगुलेट करता है, राइट ऑफ सिटीजनशिप, वो करता है पार्लियामेंट, पार्लियामेंट करता है भाई, पार्लियामेंट करता है, ना कि वो क्या बोलते हैं प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट करते हैं, पार्लियामेंट, थैंक यू सो मच, पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट करता है, प्रेसिडेंट सिर्फ नाम मात्र का होता है। हाँ 5 से 11, बढ़िया हरीश भाई, 5 से 11 आर्टिकल नंबर हमारा 5 से 11 में है, राइट ऑफ सिटीजनशिप, है ना, ठीक है। आर्टिकल नंबर 5 to 11 में है। अच्छा ये बताइएगा, प्रेसिडेंट के पास कौन सा, प्रेसिडेंट को हम क्या कहते हैं, नॉमिनेटेड, ये नॉमिनेटेड है, नाम मात्र के हमारे शासक है ना प्रेसिडेंट जो है। तो इसका एक लैटिन में वर्ड क्या है, क्यो क्या है, क्यो, सारे लोग बताइएगा, या फिर बाकी जो भी है मैं बता रही हूँ आपको। तो प्रेसिडेंट को क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट के पास नॉमिनेटेड पावर है, प्राइम मिनिस्टर के पास रियल पावर है, इसको हम लैटिन लैंग्वेज में क्या कहते हैं, बस इतना बता दो आप लोग। थैंक यू सो मच, सांसद। हाँ संसद, बिल्कुल बिल्कुल संसद, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, FFID जी, थैंक यू सो मच। सो बताइएगा, सारे लोग बताइएगा। हाँ लॉ फाइनेंस मिनिस्ट्री बनाता है, थैंक यू सो मच मिस्टर, ठीक है। चलिए बताइए, सारे लोग फाइनेंस मिनिस्ट्री बताता है, लॉ, नहीं नहीं हरीश भाई गलत बोल रहे हो, लॉ फाइनेंस मिनिस्टर थोड़ी बनाता है, दादा कैसी बात कर रहे हो यार, फाइनेंस मिनिस्टर नहीं, आर्टिकल नंबर 511 संसद नागरिकता कानून संबंधित बनाता है। हाँ हाँ पीएम को कहते हैं, हाँ डी जोरी कहते हैं, और डी फैक्टो, बढ़िया दोस्त रॉकी भाई, ठीक है। तो पीएम को कहते हैं हम, पीएम जी को कहते हैं हम डी जोरी, है ना, फैक्ट डी जोरी कहते हैं, डी जोर कहते हैं एक्चुअली, डी जोरी डी जोर कहते हैं, और डी फैक्टो कहते हैं प्रेसिडेंट जी को, डी फैक्टो।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे लोग बताइएगा, भारत ने पहली बार एशियाटिक जो गेम्स है, एशियान गेम्स को पहली बार होस्ट कब करा था? 1948 में, 1951, 50 या फिर 1949? सारे लोग बताएंगे भाई। एशियान गेम्स को सबसे पहली बार एशियान गेम्स को इंडिया ने कब होस्ट करा था? सारे के सारे लोग बताएंगे। एशियान गेम्स को इंडिया ने कब होस्ट करा था, है ना? एशियान गेम्स को इंडिया ने कब होस्ट करा था, प्लीज बताइएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच एवरीवन। एशियान गेम्स को होस्ट इंडिया ने कब करा था पहली बार? थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। सारे लोग प्लीज चैनल को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और सब्सक्राइब मार दीजिएगा। और अभी तक कितनी बार इंडिया ने होस्ट कर दिया है? 1951, 1951 विल बी द राइट आंसर ईयर, है ना? 51 हो जाएगा। 1951 में पहली बार इंडिया ने होस्ट करा था। ठीक है, बी नंबर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्या क्या आप बता रहे हैं? बी नंबर, बढ़िया बढ़िया। 51 हो जाएगा, 1951 हो जाएगा। थैंक यू सो मच। हाई फ्यूचर जी, हेलो इवनिंग, थैंक यू सो मच। सो हमारा आंसर जो रहेगा वो रहेगा 1951 हो जाएगा। 1951 हो जाएगा हमारा आंसर। एशियान गेम्स को भारत सबसे पहली बार जो होस्ट करा था 1951 में करा था। अभी तक कितनी बार होस्ट कर चुका है आपको ये बताना है। अभी तक फिलहाल के लिए कितनी बार होस्ट कर चुका है? तो मेरे ख्याल से एक बार 1982 में होस्ट करा था, 2023 में भी होस्ट करा था क्या एशियन गेम्स को? क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है। थैंक यू सो मच। मुझे लगा 1982 में भी होस्ट करा था, 1982 में भी होस्ट करा था, 51 के बाद 82 में होस्ट करा था, और बाकी मुझे याद नहीं आ रहा है 23 में होस्ट करा था कि नहीं करा था, क्योंकि 23 मेरे ख्याल से नहीं करा था। 51 और 82 में 4 बार होस्ट किया आई गेस। नहीं रॉकी भाई, कैसी बात कर रहे हो रॉकी भाई? नहीं, एशियन गेम्स की बात हो रही है, एशियन गेम्स की बात हो रही है। तो 2 ही बार मेरे ख्याल से है, 51 में, 82 में, 4 बार नहीं है। 23 में मेरे ख्याल से नहीं हुआ, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ यहाँ पे। 23 में हुआ कि नहीं हुआ है, कंफर्म करिए एक बार। 2023 में हुआ है कि नहीं हुआ है, बस एक बार कंफर्म करिए। अच्छा, सिटीजनशिप फाइनेंस मिनिस्ट्री बनाता है ये। सिटीजनशिप फाइनेंस मिनिस्ट्री बनाता है? कैसी बात कर रहे हो? फाइनेंस मिनिस्ट्री, देखो सुनिए, कोई भी लॉ या फिर कोई भी एक्ट, कोई भी लॉ बनेगा या फिर कोई भी एक्ट बनेगा, तो कोई भी बिल पास करने का होता है, पहले लोकसभा में जाता है, राज्यसभा में, राज्यसभा लोकसभा जाएगा, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होते हैं भाई। ठीक है, तो यहाँ पे किसी भी ऐसा कह देना कि सिटीजनशिप फाइनेंस मिनिस्ट्री बनाता है, ये गलत है। हाय रूही, बहुत दिन बाद मिले हो, 2-3 दिन बाद, शायद 2 दिन बाद मैं आपको देख रही हूँ रूही जी, गुड इवनिंग। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा 2 ही बार ने होस्ट किया, मुझे जहां तक याद है। एशियाटिक गेम्स को, एशियन गेम्स को 2 बार होस्ट किया इंडिया ने, 2 टाइम्स। रॉकी भाई 2 टाइम्स, हाँ 2 टाइम्स किया है। मुझे नहीं याद आ रहा है 2023 में करा है। ठीक है, क्योंकि ये ताजी खबर है ना, याद रहेगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे लोग बताएंगे, किस राज्य से भटियाली लोक संगीत, जो कि ज्यादातर मछुआरा समुदाय द्वारा गाया जाता है, ये कहाँ से संबंधित है? विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द भटियाली फोक म्यूजिक विच इज मोस्टली संग बाय द फिशरमैन? इज एसोसिएटेड, वेस्ट बंगाल से एसोसिएटेड है, उड़ीसा से, आंध्रा से, या फिर केरला से? हाँ, एआई वाले जहरीले क्वेश्चन। हाय राहुल जी, हेलो गुड इवनिंग, 2 टाइम्स ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है, सारे लोग बताइएगा, आई विल गिव यू डिटेल्स इन्फॉर्मेशन। ठीक है भाई, ठीक है हरीश, ठीक है दे देना। थैंक यू सो मच। प्लीज आंसर करते रहिए सारे लोग, है ना? प्लीज आंसर करते रहिए, सारे के सारे लोग प्लीज आंसर करते रहिए दोस्तों। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। देखिए, आंसर करते रहिए आप लोग, है ना? आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किसी की जिंदगी बना सकता है, मतलब मेरी। और मेरा काम है अच्छा कंटेंट लाना, और आपका काम है पूरा फंडामेंटल ड्यूटी होना चाहिए भाई, कि जब हम अच्छा पढ़ रहे हैं तो लाइक वगैरह कर दें यार, है ना? थैंक यू सो मच, थैंक यू। लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों भाई बंधुओं को शेयर कर दीजिए, है ना? इतना तो कर सकते हैं यार। थैंक यू सो मच दोस्तों। चलिए बताइए सारे लोग, क्या हो जाएगा हमारा सही उत्तर? राहुल जी थैंक यू सो मच। आंध्रा लिखा, एपी होगा ना? आंध्रा लिखा आप लोगों ने। दी आप ठीक हो? मैंने आपका शॉर्ट्स देखा था, वो 2 आवर्स का लेक्चर करने के बाद उसमें, अरे मैं रूही इतना थक जाती हूँ समटाइम्स बहुत थक जाती है। सूरज भाई ने कहा वेस्ट बंगाल, वाईटी जी कह रहे हैं आंध्रा, हरीश भाई कह रहे हैं आंध्रा, और कौन कह रहा है आंध्रा? सी नंबर आंध्रा कह रहे हैं। उड़ीसा कोई कह रहा है क्या? नहीं, मुझे लगता है यार वेस्ट बंगाल हो सकता है। भटियाली जो लोक संगीत है ज्यादातर मछुआरा समुदाय द्वारा, फिशरमैन द्वारा गाया जाता है, तो वेस्ट बंगाल मुझे लग रहा है। वेस्ट बंगाल, हालांकि दोनों कोस्टल एरिया है, वेस्ट बंगाल भी कोस्टल है, उड़ीसा भी कोस्टल है ना? हाँ, वेस्ट बंगाल लग रहा है मुझे वेस्ट बंगाल लग रहा है। ना वेस्ट बंगाल होगा। थैंक यू सो मच फ्यूचर फौजी जी, थैंक यू सो मच। ठीक है, वेस्ट बंगाल होगा मुझे लग रहा है, क्योंकि देखो कोस्टल एरिया सारा ही है, पश्चिम बंगाल भी है, उड़ीसा भी है, आंध्रा भी है और केरला भी है, सारा कोस्टल एरिया है। अब यहाँ पे भटियाली लोक संगीत है भटियाली, जो कि फिशरमैन गाते हैं, तो हमारा वेस्ट बंगाल हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है, चलो आगे बढ़िए। आई डोंट नो मेरे दोस्त, मुझे नहीं आइडिया है क्यों नहीं होता है, मेरे ख्याल से हो जाता है, ऐसा नहीं है, पॉसिबल नहीं है कि नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? हु इज द फाउंडर ऑफ विक्रमशिला विश्वविद्यालय? विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो थी उसके फाउंडर कौन थे? धर्मपाल थे,
महीपाल थे, धर्मपाल हैं, महीपाल हैं, रामपाल, गोविंद पाल। हाँ बंगाल ही है। थैंक यू सो मच वैभव, थैंक यू सो मच दोस्त, थैंक यू थैंक यू। बताइएगा सारे के सारे लोग बताइएगा, विक्रमशिला जो यूनिवर्सिटी है उसको फाउंड किसने किया था? विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को फाउंड किसने किया था दोस्तों? थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। विक्रमशिला जो यूनिवर्सिटी है वो उसको फाउंड किसने किया था? सारे लोग बताइएगा। स्टैब्लिश बाय हु? बाय हु? पहले ऑप्शन है धर्मपाल, महीपाल, गोविंद पाल, रामपाल। सारे पाली पाल हैं, है ना, पाल एम्पायर के हैं। और पता है 8वीं या 8th या फिर 9th सेंचुरी के आसपास लगभग बनी थी ये, 8वीं या 9वीं शताब्दी में लगभग बनी थी, है ना। तो बताइएगा सारे लोग बताइएगा क्या हो जाएगा। अच्छा ये बताइएगा कहाँ पे है? बिहार में तो है, बिहार में कहाँ पे है विक्रमशिला? बिहार में तो है, बिहार में तो है, लेकिन बिहार में भागलपुरा में है ना, भागलपुरा में है दोस्तों। हाँ पाल पाल फाउंडर गोपाल, बिल्कुल बिल्कुल 8वीं से 9वीं शताब्दी में। बढ़िया वैभव, ठीक है। सूरज भाई थैंक यू सो मच। ठीक है चलो आगे बढ़ जाऊं मैं, बता दीजिएगा। सलाई मूव अहेड भागलपुर में है। थैंक यू सो मच सोनू भाई, थैंक यू थैंक यू। ठीक है बिहार भागलपुर, ठीक है। ओके भागलपुर है, चलो मैंने भी, ठीक है यार। चलो आगे बढ़ेंगे। ये सेकंड राजा थे, दूसरे राजा थे ये सेकंड नंबर के, है ना, पाल डायनेस्टी के। चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सारे लोग बताइएगा। द पेनिनसुलर प्लेटू ऑफ द इंडिया वाज द पार्ट ऑफ विच कॉन्टिनेंट अर्लियर? पहले जो प्रायद्वीपीय पठार था, भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है वो पहले किस महाप्रायद्वीप का हिस्सा हुआ करता था? दक्षिण अफ्रीका का, साउथ अमेरिका का। कहते हैं कि एक टेक्टोनिक प्लेट जो थी हिंद महासागर को कट के इधर से आ गई, है ना। तो बताइएगा क्या हो जाएगा। दी स्लो स्लो बोला करिए, आप इतनी जल्दी जल्दी बोलते हो ना नॉन स्टॉप। हाँ हाँ वही चीज है। अच्छा 1193 में बख्तियार खिलजी ने बर्बाद किया। थैंक यू वैभव, ठीक है ओके। अफ्रीका गोंडवाना लैंड, बढ़िया सूरज भाई। तो हमारा क्या हो जाएगा? साउथ अफ्रीका हो जाए, सॉरी साउथ अमेरिका है, यूरोप है, अफ्रीका या फिर नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। बताइए दोस्तों, थैंक यू सो मच। हाँ गोंडवाना लैंड थी, थैंक यू सो मच मेरे दोस्त। हाँ आंसर जो हो जाएगा वो रहेगा सी नंबर। सी नंबर विल बी द राइट आंसर ये। साउथ अफ्रीका हो जाएगा। गोंडवाना लैंड जो था वो कट के इंडिया में आ गया, है ना। ठीक है थैंक यू सो मच। बहुत टाइम लगा होगा यार, बहुत टाइम लगा होगा, है ना। थैंक यू सो मच रूही, बहुत शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू। कभी कभी ना एग्जॉस्ट हो जाता है आदमी, तो इसलिए फिर कॉफी की जरूरत पड़ती है। फिर कॉफी लेती हूँ तो फिर थोड़ा बहुत नींद नहीं आती है, और एग्जाम के प्रेशर भी है ना, बात ये भी है ना। ठीक है चलो आगे बढ़ेंगे। एग्जाम का प्रेशर भी बहुत बड़ा प्रेशर होता है, यू नो गाइस, आप लोग तो जानते हैं। पानी वानी पी लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं फॉर द नेक्स्ट 20 मिनट नॉन स्टॉप। वैसे क्वेश्चन अच्छे हो रहे हैं ना, क्वेश्चन सारे लोग अच्छे हो रहे हैं। हाँ टाइम लगा है, खिसकते खिसकते आ गई इंडिया में। ओके राके भाई। ठीक है क्या हम आगे बढ़ जाएं, बताइएगा, है ना। हमारा आंसर जो रहेगा वो रहेगा सी नंबर। थैंक यू सो मच हरीश भाई, सोनू भाई थैंक यू सो मच। कहाँ गए फौजी जी? फौजी जी किधर गए? वैभव जी थैंक यू सो मच। रूही कैसी चल रही है पढ़ाई? सूरज साहब थैंक यू सो मच। सोनू भाई थैंक यू। और कौन थे मेरे दोस्त? थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। किनका नाम नहीं ले पा रही, मुझे दिख नहीं रहे। FFYT जी थैंक यू सो मच मेरे दोस्त, थैंक यू। ठीक है आगे बढ़ेंगे, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे लोग बताइएगा। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज फुली नेशनलाइज्ड एंड ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? ये क्वेश्चन तो बन जाएगा यार। भारतीय रिजर्व बैंक का पूर्ण रूप से राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन जो हुआ था और भारत सरकार के स्वामित्व में किस वर्ष आया था? 1949, 50 में, 1947, 48। तो इंडिया के कोस्टल एरियाज मुंबई, गुजरात, केरला विल बी अफेक्टेड। थैंक यू सो मच मिस्टर रॉकी, ठीक है अच्छी चल रही है। ओके रोहित बढ़िया बढ़िया, बस ऐसे ही पढ़ते रहो, ऐसे ही पढ़ते रहो। और डेट भी बता देना यार, डेट भी बता देना। 1949 तो ठीक है, डेट बता दीजिएगा। 1 अप्रैल थी, 1 जनवरी थी, या फिर कौन सा था? डेट भी बता दी चलिएगा। नहीं नहीं प्रशांत जी कैसी बात कर रहे हो, 1949 विल बी द राइट आंसर हियर। ए नंबर हो जाएगा मेरे दोस्त। नेशनलाइजेशन जो हुआ था ना, नेशनलाइजेशन हुआ था वो 1 जनवरी 1949 को हुआ था, पहली जनवरी को। हाँ 1 जनवरी 1949 को। ए नंबर हो जाएगा। हाँ पूरा रिवाइज हो पा रहा है, रियली थैंक यू सो मच सूरज जी, ठीक है। ओके तो 1 जनवरी हो जाएगा, 1 जनवरी 1949, है ना। 1 जनवरी 1949 विल बी द राइट आंसर हियर। ओके आगे बढ़ेंगे, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे लोग बताइएगा। अच्छा ये बताओ, चलो एक बात बताओ, अभी आरबीआई के कौन से नंबर के गवर्नर बने हैं? आरबीआई के गवर्नर कितने नंबर के गवर्नर बने हैं अभी, नाम क्या है उनका? और दूसरा 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 क्या क्वेश्चन पूछ लूं? बस इतना ही बता दो यार अभी के लिए, इतना ही बता दो अभी के लिए। और 1935 में इसका वो हुआ था, बना था आरबीआई, है ना। 1935 में बना था आरबीआई, फाउंडेड इन 1935, बिल्कुल बिल्कुल 1935 में बना था। 1935 ही है ना, हाँ 1935।
कभी कभी मैं हिंदी अच्छी बोल लेती हूँ। 1935 में। ओह माय गॉड। ओके, सीडी देशमुख जी पहले नंबर के गवर्नर थे। सीडी देशमुख जी पहले नंबर के गवर्नर थे, ठीक है। प्रशांत जी कह रहे हैं 16 नंबर के संजय मल्होत्रा जी है। थैंक यू। नहीं नहीं, कोई तारीफ ना करे तो खुद कर देनी चाहिए ना राखी भाई। हाँ, ऐसा कुछ मेरा मेरा मानना है कि कोई अगर तारीफ ना करे तो यार खुद ही कर दो। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।